हे दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी प्रोडक्ट है उन सभी छोटे बड़े डिसीजंस के जो आपने अपनी लाइफ में लिए हो या आगे जो लोगे। मतलब राइट नाउ और सबसे मेन फ्यूचर में आप कितने सक्सेसफुल होगे, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी या बुरी होगी, आपके कितने सपने सच होंगे कितने नहीं, ये सब डिसाइड करता है बस आपके डिसीजंस। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लाइफ में हम सही डिसीजंस ले ताकि हमें वो सब मिल सके जो हम डिजर्व करते हैं। सो आज मैं बहुत ही खुशी के साथ अपने यूट्यूब फ्रेंड जिनका गीगल चैनल है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ, जिसमें वो सेल्फ हेल्प रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, उनके साथ ही मिलकर आज हम एक अमेजिंग बुक के 11 डिसीजन मॉडल डिस्कस करेंगे जो आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना सिखाएगा और जो एट द एंड आपकी लाइफ को आपकी सोच से कई गुना ज्यादा बेटर बना देगा। सो लेट्स बिगिन विद गीगल। तो सबसे पहले आता है मैस्लोज पिरामिड। हम सबके दिमाग में एक सवाल होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा खुश करेगी, जिससे हम एक्सटेसी को अचीव करेंगे, अपने एक्सट्रीम क्रिएटिव स्टेट में होंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अब्राहम मैस्लो ने उस वक्त के सबसे जीनियस लोगों को स्टडी करके ये थियोरी दी थी। उन लोगों में इंक्लूड थे एल्बर्ट आइंस्टाइन और एलेनियर रोजवेल्ट। ये थियोरी कहती है कि अगर हमें मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट में पहुंचना है तो सबसे पहले हमें 4 स्टेजेस पार करने पड़ेंगे, यानी 4 ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि खाना, पीना और सोना। जब हमारा पेट भरा है, हमें प्यास नहीं लग रही और हमने पूरी नींद ली है, सिर्फ तभी हम स्टेज 2 में पहुंच सकते हैं। और स्टेज 2 है सेफ्टी। हम खुद को सेफ फील करवाने के लिए पैसे अर्न करते हैं, घर बनाते हैं, नए नए रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं ताकि इमोशनली और फिजिकली हम अपने को सेफ फील करवा सकें। और जिस वक्त हम फिजियोलॉजिकली सेटिस्फाइड हैं और सेफ महसूस कर रहे हैं, सिर्फ तभी हम स्टेज 3 में पहुंच सकते हैं। और स्टेज 3 है लव एंड बिलोंगिंग। इस स्टेज में हमें दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए। हम एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अपने आप को सोशली एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। और अगर हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हम अपनी इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक टेररिस्ट तक बन सकते हैं। लेकिन हमारी ये नीड तभी सेटिस्फाई होगी अगर हमारी पिछली 2 नीड सेटिस्फाइड है। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत भूखे हैं और आप घर आते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्टेज 1 की नीड सेटिस्फाई करेंगे। आप किचन में जाएंगे और खाना खाएंगे। और जब आपका पेट भर जाता है, आपको प्यास नहीं लग रही है, सिर्फ तभी आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातें करेंगे। जब आपकी ये तीनों नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब आप आते हैं चौथे स्टेज में। चौथा स्टेज है स्टेज ऑफ सिग्निफिकेंस। इस स्टेज में आपको इंपॉर्टेंस चाहिए, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से रिस्पेक्ट चाहिए। आप उनको दिखाना चाहते हैं कि आप उनसे थोड़े डिफरेंट हैं। अपनी इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक पैसे वाला आदमी महंगी कार खरीद लेगा, घड़ी खरीद लेगा, एक बड़ा घर खरीद लेगा। जिसके पास दिमाग है वो इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक बुक लिख देगा, एक डिस्कवरी कर देगा, एक नई इनोवेशन कर देगा। इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नील आर्मस्ट्रांग मून तक चले गए। और इसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लोग गन तक उठा लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त कोई आपके सर में गन रखता है, उसी वक्त वो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। आपको उसकी हर बात माननी पड़ेगी और उस टेररिस्ट की ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है। जब आप अपनी चारों नीड्स पूरी कर लेते हैं, तब आप पहुंचते हैं 5th स्टेज में, जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर आप रिलैक्स हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं, एक्सटेसी में हैं और एक्सट्रीम क्रिएटिव स्टेट में हैं। लेकिन इस स्टेज में पहुंचने के बाद वही इंसान खुश होगा जो उस काम को कर रहा है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। एक म्यूजिशियन अपना म्यूजिक बना रहा है, एक डांसर डांस कर रहा है, एक साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहा है। अगर आप इस स्टेज में पहुंचने के बाद किसी और चीज को कर रहे हैं, तो आप अंदर से अपने को शैलो पाएंगे, एक खोखलापन। तो अब सवाल ये आता है कि हम इस पिरामिड को रियल लाइफ में कहां पे यूज कर सकते हैं। इस पिरामिड को फॉलो करने वाला परफेक्ट एग्जांपल है गूगल। वो अपने एम्प्लॉइज की चारों नीड सेटिस्फाई करता है। स्टेज 1 की नीड सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने कैंपस में ही उन्हें फ्री में खाना देता है, उन्हें सेफ फील करवाने के लिए वो उन्हें हाई सैलरी देता है, घर देता है, कार देता है। स्टेज 3 की नीड सेटिस्फाई करवाने के लिए वो उन्हें ग्रुप्स में सेटिस्फाई करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाता है। गूगल इतना बड़ा ब्रांड है कि उनके सारे एम्प्लॉइज की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस की नीड हमेशा सेटिस्फाइड रहती है और इसीलिए वो अपना मैक्सिमम टाइम स्टेज 5 में गुजारते हैं, क्योंकि उनकी बाकी चारों नीड सेटिस्फाइड है और अपना बेस्ट काम करते हैं। और इसीलिए गूगल नंबर 1 वेबसाइट है। नेक्स्ट आता है स्विस चीज मॉडल। क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों के मरने का 5वां सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है मेडिकल एरर, यानी डॉक्टर की गलतियों से। वहां पर हर साल डॉक्टर्स की गलतियों से 1 लाख से 2 लाख लोग मरते हैं। अब सुनने में लगता है ये उतनी डेथ्स नहीं है, लेकिन ये इतनी ज्यादा डेथ्स हैं जितनी की डेथ्स होंगी अगर हर रोज एक बड़ा बोइंग 747 क्रैश होता रहे और उसमें सारे लोग मरते रहें। अगर हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर आप एक डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो आपके मरने के चांसेस एग्जैक्टली उतने ही हैं जितने कि अगर आप 36,000 सालों तक कंटिन्यूअसली एक प्लेन में ट्रैवल करते हैं।
एक कॉमन गलती जो डॉक्टर से होती है वो है विनक्रिस्टीन ड्रग। विनक्रिस्टीन एक कीमोथेरेपी का इंजेक्शन है जो तब दिया जाता है जब किसी को कैंसर हो। इसे इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है यानी वेन में, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत बार डॉक्टर्स इसे इंट्राथीकल रूट से इंजेक्ट कर देते हैं, स्पाइन में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। मेडिकल में ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, रिपीटेबल मिस्टेक है। अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो पूरा इंटरनेट इस मिस्टेक से भरा पड़ा है। किसी भी रिपीटेबल मिस्टेक को हम स्विस चीज मॉडल से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप स्विस चीज के स्लाइसेस को इमेजिन करें तो उसमें होल्स होते हैं। अब इंडियन चीज में, इंडियन पनीर में तो होल नहीं होते, लेकिन स्विस चीज में होते हैं। तो हर स्विस चीज का एक स्लाइस आपको एक बैरियर बताता है जिससे गलती नहीं होगी, और उसमें हर एक होल एक मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बताता है। अगर हम विनक्रिस्टीन ड्रग की केस स्टडी में स्विस चीज मॉडल अप्लाई करें तो स्विस चीज का हर एक स्लाइस एक बैरियर बताएगा जिससे इंजेक्शन गलत जगह नहीं दिया जाएगा। जैसे कि पहला बैरियर हो सकता है सीनियर डॉक्टर, अगर सीनियर डॉक्टर अवेलेबल है तो गलती नहीं होगी। सेकंड स्लाइस हमें सेकंड बैरियर बताएगा जो कि हो सकता है कि डॉक्टर थका नहीं होना चाहिए, यानी डॉक्टर एक्टिव होने चाहिए। थर्ड स्लाइस बताता है थर्ड बैरियर कि ऑपरेशन करते समय डॉक्टर के पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाला डिवाइस नहीं होगा, जैसे कि कोई सेलफोन नहीं होगा। अब हर एक स्लाइस में एक होल है, यानी गलती होने की पॉसिबिलिटी है। पहले स्लाइस की गलती हो सकती है कि सीनियर डॉक्टर के बजाय एक जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। सेकंड स्लाइस में गलती हो सकती है कि वो डॉक्टर थका हुआ हो। थर्ड स्लाइस में होल हो सकता है कि ऑपरेशन करते वक्त उस डॉक्टर को कॉल आ जाए और वो उस कॉल को अटेंड भी कर ले। अब स्विस चीज मॉडल के अकॉर्डिंग जिस वक्त ये सारे के सारे होल्स अलाइन होंगे, यानी ये सारी गलतियां एक साथ होंगी, उस वक्त सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। जैसे कि विनक्रिस्टीन ड्रग में जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और उस दिन वो थका भी है, उसे कॉल भी आती है और वो अनफॉर्चुनेटली उसे अटेंड भी कर लेता है, और इसीलिए वो ड्रग गलत जगह इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब इस पूरी प्रॉब्लम को रिस्क मिटिगेशन ट्रायंगल से सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन वो इस बुक में नहीं दिया था, इसलिए उसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कैज्म, द डिफ्यूजन मॉडल। ये लॉ कहता है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट मेन स्ट्रीम में लेके आना है, यानी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को बेचना है, तो आपको 5 डिफरेंट सोच वाले लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। ये 5 तरह के लोग हैं: इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगर्ड्स। जब भी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले उसे इनोवेटर्स और अर्ली एडॉप्टर्स खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें से कुछ लेना देना नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होता भी है या नहीं। उन्हें आपके मिशन से लेना देना है, आपकी इनोवेशन को देखना है। ये लोग रिस्क टेकर्स हैं और अपनी फीलिंग के बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं। ये उसी तरह के लोग हैं जो आईफोन का नया मॉडल रिलीज होने पर 6-6 घंटे दुकान खुलने का वेट करते हैं, क्योंकि इन्हें ये प्रोडक्ट सबसे पहले चाहिए। अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी वाले लोग पहले ये देखना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीदने वाले हैं, क्या वो मार्केट में इस्टेब्लिश भी है या नहीं, क्या वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्या उसमें कोई कमियां हैं। ये लोग अपना डिसीजन लॉजिक के बेसिस पे लेते हैं, ना कि इमोशन के बेसिस पे। लैगर्ड्स वो लोग हैं जो कोई भी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स सबसे लास्ट में लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल फोन सिर्फ इसीलिए खरीदा क्योंकि लैंडलाइंस बंद हो गए थे, और इसीलिए हम एज एन एंटरप्रेन्योर इन पर फोकस भी नहीं करते। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करवानी है तो आपको अपना प्रोडक्ट अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी वाले लोगों को बेचना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के आप अप्रोक्सीमेटली 70% मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अर्ली एडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी वाले लोगों की सोच के बीच के डिफरेंस को कैज्म बोला जाता है, और कोई भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जिसे अपना प्रोडक्ट मेन मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को बेचना है, उसे ये कैज्म क्रॉस करना पड़ेगा। और किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है। इस पे जॉफरी मूर ने एक बुक भी लिखी है, क्रॉसिंग द कैज्म। तो अब सवाल ये आता है कि कैज्म को क्रॉस किया कैसे जाए। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मार्केट सेगमेंटेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक लोगों की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। जब आप उस मार्केट को डोमिनेट कर देते हैं, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट में एक नया फीचर ऐड करते हैं जिससे एक और ग्रुप के लोगों की एक और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और ऐसे धीरे धीरे आप पूरी मार्केट को डोमिनेट कर देते हैं। इस प्रिंसिपल को पीटर थील ने अपनी बुक 0 to 1 में भी बताया है। Amazon ने भी मार्केट सेगमेंटेशन का प्रिंसिपल ही यूज किया था। उसने सबसे पहले अपनी वेबसाइट में सिर्फ बुक्स लॉन्च करी, और जब उसने बुक्स की मार्केट को डोमिनेट कर दिया, उसके बाद सीडीज और डीवीडीज बेचना स्टार्ट किया, और एक एक और प्रोडक्ट ऐड करके उसने पूरी रिटेल मार्केट को डोमिनेट कर दिया। नेक्स्ट मॉडल आता है स्कैम्पर।
हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि हम नए नए आइडियाज कैसे लेके आए, आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडियाज कैसे जनरेट करें। तो स्विस फिजिसिस्ट फ्रिट्ज सुइकी कहते हैं कि कोई भी आइडिया एकदम नया नहीं होता, वो पुराने एग्जिस्टिंग आइडियाज की आइट्रेशन होती है। और हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पुराने एग्जिस्टिंग आइडियाज से नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, और ये मेथड है स्कैम्पर। स्कैम्पर एक एक्रोनिम है जिसमें एस स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूट से। ये आइडिया कहता है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लें और उसके कुछ पार्ट्स अपने नए आइडियाज के साथ या नई टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो आप एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है टेस्ला कार्स, जिसने एग्जिस्टिंग कार्स का डिजाइन लिया और उनके अंदर के इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ रिप्लेस कर दिया और एक नए प्रोडक्ट की इनोवेशन कर दी। नेक्स्ट आता है सी यानी कंबाइन। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप दो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को कंबाइन कर देते हैं तो आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। कैमरा फोन्स इसी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग में सिर्फ कीपैड वाले फोन्स हुआ करते थे और कैमरा की एक अलग ही मार्केट थी, लेकिन इस प्रिंसिपल का यूज करके कैमरा फोन्स की इनोवेशन हुई और फोन इंडस्ट्रीज कंप्लीटली चेंज हो गई। नेक्स्ट आता है ए यानी अडेप्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें। इसका परफेक्ट एग्जांपल है फेसबुक। फेसबुक स्टार्टिंग में सिर्फ लैपटॉप के लिए लॉन्च हुआ था और अगर उस वक्त आप फेसबुक की वेबसाइट को अपने मोबाइल में खोलते थे तो यूजर्स को उसे यूज करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल के यूजर्स बढ़ते गए, फेसबुक ने अपने आप को इस चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया और मोबाइल के लिए एक नया वर्जन निकाला। इस चेंज की वजह से बहुत सारे यूजर्स फेसबुक में और ज्यादा टाइम गुजारने लगे। नेक्स्ट आता है एम यानी मॉडिफाई। ये आइडिया कहता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग वर्केबल प्रोडक्ट में और फीचर्स ऐड करते रहें और उसे बेटर बनाते रहें। इसका परफेक्ट एग्जांपल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में स्टार्टिंग में सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस थे, अब उन्होंने उसमें और फीचर्स इंक्लूड कर दिए हैं जैसे कि वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, डॉक्यूमेंट शेयरिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है पी यानी पुट इन अनदर यूज। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप सेम टेक्नोलॉजी को डिफरेंट जगह यूज करने के आइडियाज ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक हीटर है, अगर उस हीटर के थोड़े से डिजाइन को चेंज करें और पानी में डाल देते हैं तो वो इमर्जन रॉड बन सकती है जिससे आप पानी गर्म कर सकते हैं। अगर इसी इमर्जन रॉड को आप एक डब्बे में बंद कर देते हैं तो वो गीजर बन सकता है। अगर आप एक हीटर के पीछे फैन लगा देते हैं तो वो ब्लोअर बन सकता है। और अगर आप थोड़ा और डिजाइन चेंज करके उसे कंपैक्ट बॉक्स में पैक करते हैं तो वो हेयर ड्रायर बन सकता है। नेक्स्ट आता है ई यानी एलिमिनेट। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट से यूजलेस फीचर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्मार्टफोन्स में नीचे होम का बटन दिया गया होता था, लेकिन आजकल स्क्रीन को बड़ा करने के लिए उन बटन्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आर यानी रीअरेंज। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आजकल के नए रेफ्रिजरेटर्स जो फ्रीजर्स को टॉप में रखने के बजाय बॉटम में रख रहे हैं और उनके लिए यही इनोवेशन है। नेक्स्ट मॉडल आता है फ्लो। हम में से बहुत सारे लोग हाईली कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहते हैं, एक ऐसा स्टेट अचीव करना चाहते हैं कि हम उस काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हों कि अगर हम उसमें 8 घंटे तक भी काम करते हैं तो हम ये तक भूल जाएं कि हमने खाना भी खाया था या नहीं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ऐसा स्टेट क्या एग्जिस्ट भी करता है? तो इसका जवाब है हाँ। दूसरा सवाल ये आता है क्या हम इसे अचीव कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ। मीहाई चिक्सिनमीहाई अपनी बुक में कहते हैं कि इसे फ्लो कहा जाता है और ये स्टेट अचीवेबल है। इस स्टेट को कैसे अचीव करना है वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जहां पे y एक्सिस में आता है चैलेंज और x एक्सिस में आता है एबिलिटीज। अगर आप अपनी एबिलिटी से ज्यादा चैलेंजिंग टास्क करते हैं तो आप थक जाएंगे और फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके पास एबिलिटीज ज्यादा हैं और आप बहुत कम चैलेंजिंग टास्क कर रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे और दोबारा से फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलते हैं और अपने को सिर्फ उतना ही चैलेंज देते हैं जिसको आप जल्दी से सॉल्व कर पाए तो आप हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में रहेंगे, यानी फ्लो अचीव कर लेंगे। लेकिन फ्लो स्टेट आप सिर्फ उन्हीं कामों में अचीव कर पाएंगे जिन काम को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 5 डिसीजन मॉडल्स देखे, जिसमें सबसे पहला था मैस्लो पिरामिड्स, जो कहता है कि अगर हमें एक्सट्रीमली क्रिएटिव स्टेट में पहुंचना है, एक्सट्रीमली हैप्पी होना है, तो पहले हमें अपनी 4 ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हमने नेक्स्ट देखा था स्विस चीज मॉडल, जो कहता है कि एक बड़ी मिस्टेक होने के लिए 3-4 मिस्टेक्स एक साथ होती हैं, यानी स्विस चीज के होल्स एक साथ अलाइंड होते हैं। हमने थर्ड मॉडल देखा था कैज्म। ये कहता है कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट मेजॉरिटी लोगों को बेचना है तो हमें कैज्म क्रॉस करना
करना पड़ेगा, और वो होगा मार्केट को सेगमेंट करके। पुराने एग्जिस्टिंग आइडियाज से नया आइडियाज जनरेट करने के लिए हमने स्कैम्पर मॉडल देखा था, जहां पे S है सब्स्टिट्यूट, C कंबाइन, A अडेप्ट, M मॉडिफाई, P पुट इन अनदर यूज, E एलिमिनेट और R रिवर्स। और हमने फिफ्थ मॉडल देखा था फ्लो। अगर हम एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को अपनी एबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज देना पड़ेगा, और ये फ्लो स्टेट तभी अचीव हो सकता है जब हम उस काम को कर रहे हैं जिससे हमें प्यार है। ये थे बस 5 मॉडल द डिसीजन बुक से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो एक कोलैबोरेशन है गीगल के साथ, इसलिए बाकी बचे 6 मॉडल्स जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो आपको गीगल चैनल पे मिल जाएंगे, जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके देख सकते हो। गीगल चैनल पे आपको कई अच्छे वीडियोस देखने मिलेंगे, इसलिए अगर आपको वो पसंद आए तो आप उन्हें सब्सक्राइब जरूर करो। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।